डियर स्टूडेंट्स, आज हम शीत युद्ध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन करेंगे। इन कारणों की अगर चर्चा करें, जिनके कारण दोनों महाशक्तियों में जो तनावपूर्ण संबंध थे, उन संबंधों में जो सुधार हुआ, उसके लिए कुछ कारण गिना सकते हैं हम, जिसमें पहला जो कारण है वो है मिखाइल गोर्बाचोव की जो नीतियां थी और उनका जो व्यक्तित्व था, उसने शीत युद्ध की गर्मी को कम करने का काम किया। ब्रेजनेव के बाद में मिखाइल गोर्बाचोव यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनते हैं। जिस प्रकार स्टालिन को शीत युद्ध का जनक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब शीत युद्ध शुरू हुआ उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति स्टालिन थे, तो उन्हें शीत युद्ध के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार मिखाइल गोर्बाचोव को शीत युद्ध का अंत करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि उन्होंने दी। दिसंबर 1987 में मिखाइल गोर्बाचोव के प्रयासों से ही आईएनएफ संधि पर हस्ताक्षर किए गए। गोर्बाचोव ने दो महत्वपूर्ण नीतियों का प्रतिपादन किया, जिनका अध्ययन हम शीत युद्ध के शुरुआत में कर भी चुके थे। एक जो उनकी महत्वपूर्ण नीति थी पेरेस्ट्रोइका, और दूसरी जो महत्वपूर्ण नीति थी वो थी ग्लासनोस्ट। ये दोनों ही नीतियां मिखाइल गोर्बाचोव के उदारवादी व्यक्तित्व को हमें दर्शाती हैं। वास्तव में अपनी इन नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में एक नई व्यवस्था का सूत्रपात मिखाइल गोर्बाचोव ने किया। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन कर संयुक्त जर्मन को नाटो की सदस्यता जारी रखने व वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लेकर गोर्बाचोव ने यूरोपीय लोगों का दिल जीत लिया, जो कि शीत युद्ध की समाप्ति का एक कारण माना जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से कुछ अन्य कारण भी हम गिना सकते हैं जो शीत युद्ध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी रहा, और उसमें था यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था का चौपट होना, या ये कहें कि यूएसएसआर की आर्थिक मजबूरियां थी। क्योंकि हमने ऑलरेडी अध्ययन किया है 1979 में जब यूएसएसआर की सेनाएं अफगानिस्तान में आ जाती है, तो उन्होंने वहां पर शस्त्रों पर और सैन्य खर्च इतना बढ़ जाता है कि यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है। और क्योंकि शस्त्रों पर अत्यधिक खर्च करने के बाद में जो 1988 में इसकी आर्थिक वृद्धि दर 44% थी तथा निर्यात 2% घट गया और आयात 65% बढ़ गया, जिससे लोगों के जीवन स्तर के निर्वाह की जो वृद्धि थी वो रुक गई। यानी एक प्रकार से कहें कि वहां की अर्थव्यवस्था एक भ्रष्ट कंडीशन में पहुंच गई। अतः सोवियत संघ अब आगे शीत युद्ध को जारी रख पाने की स्थिति में नहीं था। अन्य कारणों के रूप में अगर हम चर्चा करें तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो भी शीत युद्ध की समाप्ति का एक कारण माना जाता है। 1945 से 1991 के काल में, जो कि हम शीत युद्ध के काल के रूप में जानते हैं, विश्व राजनीति में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला सोवियत संघ अब अपनी आंतरिक कलह एवं आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण अपने को एक राज्य के रूप में संगठित नहीं रख सका, और अगस्त 1991 में तख्ता पलट की घटना से गोर्बाचोव की लोकप्रियता को अत्यधिक जबरदस्त धक्का लगा। क्योंकि गोर्बाचोव जब रूस का विघटन हो रहा था तो गोर्बाचोव को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। नवंबर-दिसंबर 1991 को इसका बिल्कुल बिखराव हो गया और 3 राज्य एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया तो पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे। शेष राज्य भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे। ऐसी रूस बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना, क्योंकि रूस छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया, जो इसका उत्तराधिकारी राज्य बना, जिसको हम रशियन फेडरेशन के नाम से जानते हैं।
क्योंकि यहाँ एक बात बड़े ध्यान रखने वाली है कि शीत युद्ध के काल में रूस यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से हम उसको जानते हैं, और 91 के बाद में जब सोवियत रूस का विघटन हो गया तो जो उत्तराधिकारी राज्य बना उसको हम रशियन फेडरेशन के नाम से जानते हैं। तो अब रशियन फेडरेशन का जो नेतृत्व है वो बोरिस येल्त्सिन के हाथ में आ गया, और जो अन्य गणराज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता के पश्चात अपने आप को एक राष्ट्रमंडल घोषित कर दिया। आज रूस एक कमजोर राष्ट्र की स्थिति में पहुंच गया। यानी जब विघटन हुआ तो रशिया, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी, इसलिए जो एक महाशक्ति के रूप में स्थापित था रूस शीत युद्ध के दौरान, अब उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। अन्य कारणों के रूप में अगर हम चर्चा करें तो साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजारी अर्थव्यवस्था का प्रभावी होना। डियर स्टूडेंट्स, यह बात बिल्कुल क्लियर है कि शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था, दो विचारधाराओं के मध्य का संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे वो कम्युनिस्ट मॉडल को उन्होंने कम्युनिस्ट मॉडल को अपनाया था, जिसकी विशेषता थी कि एक सर्वाधिकारवादी एवं केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था की स्थापना की जाए। किंतु 1990 तक आते आते पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन वाली लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ओर वो अग्रसर हुए, और एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने बाजारी अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। 1990 में सोवियत साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा मुक्त जो बाजार की अर्थव्यवस्था है उसको स्वीकार कर लिया गया। अब पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप के देशों में कोई अंतर नहीं रह गया था। जो विचारधारा के आधार पर पहले बट गए थे, अब वो अंतर धीरे धीरे जो वैचारिक मतभेद था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा। ऐसे परिवर्तन के दौर में शीत युद्ध का अंत एक स्वाभाविक घटना थी। इसके अलावा 1971 से 1979 तक के काल को छोड़कर 1945 से 1990 तक के काल के समय में सारे विश्व को टकरावों और झगड़ों में उलझाकर शीत युद्ध है वो समाप्त हो गया। 1985 से 1991 तक की जो एक शॉर्ट कालावधि थी वह शीत युद्ध के अंत के रूप में देखी जाती है। सोवियत संघ और अमेरिका के संबंधों में ऐतिहासिक सीमा चिन्ह इसको माना जा सकता है, क्योंकि गोर्बाचोव के नेतृत्व में आने के बाद रिगन और गोर्बाचोव के मध्य विभिन्न प्रकार की जो वार्ताएं हुई उन्होंने शीत युद्ध की गर्मी को कम किया। इसके अलावा शीत युद्ध की समाप्ति की दिशा में कुछ प्रमुख समझौते और एक प्रकार से समझौते हुए, जिनमें हम जेनेवा टॉक्स का नाम बता सकते हैं। जेनेवा वार्ता जो हुई नवंबर 1985 में रीगन और गोर्बाचोव के बीच में जिनेवा में एक शिखर वार्ता हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनी। इन मुद्दों के बारे में हम एक एक करके यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। जो पहली बिंदु था इसका वार्ता का वो था कि परमाणु युद्ध कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान या इससे भी पहले की अगर बात करें हम कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान के दो बड़े शहरों को परमाणु अटैक के माध्यम से धराशायी कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा बना रहा था। शीत युद्ध में ये स्थितियां इस बात का भय था कि कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियां अगर टकराती हैं तो परमाणु शस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में मानवता के लिए ये बड़ा संकट होगा। लेकिन जेनेवा टॉक्स में इस बात पर बड़ा जोर दिया गया कि परमाणु युद्ध कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी पक्ष अपना सैनिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश नहीं करेगा। अब कोई भी पक्ष का मतलब यहाँ दो ही पक्षों की बात हो रही है, एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ यूएसएसआर है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण इस वार्ता की हम बता सकते हैं वो थी कि जो हथियारों की होड़ जो शीत युद्ध के दौरान एक प्रकार से बेकाबू हो रही थी, स्टार वार जैसे महत्वाकांक्षी प्रोग्राम यूएसए के द्वारा शुरू किए गए। तो ऐसी स्थिति में जेनेवा टॉक्स में इस बात पर सहमति बनना कि दोनों ही राष्ट्र, दोनों ही पक्ष क्या करेंगे, अपने हथियारों की जो होड़ है उसको सीमित करेंगे।
इसके अलावा दोनों पक्षों में यह भी सहमति बनी कि 1968 की जो परमाणु अप्रसार संधि थी उसकी पुनः पुष्टि की जाए, यानी जो एनपीटी थी उसकी पुष्टि की बात इसमें कही गई। इसके अलावा जो रासायनिक हथियार हैं उनके प्रयोग और उनके निर्माण को भी प्रतिबंधित करने की प्रतिबद्धता जिनेवा वार्ता में की गई। इसके अलावा यूरोप में सेनाओं के मामले में वियना वार्ता को महत्व दिया गया। नेक्स्ट जो बिंदु इसमें हम गिना सकते हैं वो है कि बल प्रयोग को वर्जित घोषित करने के लिए दस्तावेज तैयार किए गए। दोनों पक्ष सांस्कृतिक और शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए सहमत हुए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो जिनेवा वार्ता में निर्धारित किए गए और कहीं न कहीं शीत युद्ध के अंत में इन महत्वपूर्ण बातों का बड़ा योगदान रहा जो रीगन और गोर्बाचोव के मध्य इन पर सहमति बनी थी। इसके अलावा 1986 में भी रीगन और गोर्बाचोव के मध्य एक समिट हुई, एक वार्ता हुई। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस शिखर वार्ता में रीगन ने स्टार वार प्रोग्राम पर अड़े रहने के कारण शिखर वार्ता विफल रह गई, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि रीगन ने एक अति महत्वाकांक्षी योजना स्टार वार की बात, ग्रह नक्षत्र जो सिस्टम डेवलप करने की बात उन्होंने की। उनका जो महत्वाकांक्षी ये प्लान था, इसमें ये कहा गया था कि एक प्रकार से सोवियत संघ की शक्तियों को सीमित करने के लिए अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में मिसाइलें तैनात की जाएंगी जिनका प्रयोग यूएसएसआर के विरुद्ध किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से अमेरिका की ये एक सैनिक श्रेष्ठता को प्राप्त करने की जो जिद थी, इसके कारण यद्यपि ये वार्ता इतनी सफल नहीं हो पाई, अतः रीगन ने उन समझौतों को मानने से इनकार कर दिया था जिस पर पूर्ण सहमति हो चुकी थी और संधि हस्ताक्षर करने, यानी केवल उस पर संधि पर हस्ताक्षर करना शेष रह गया था। ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है इसके लिए कि जो रोनाल्ड रीगन हैं उनके आइडियल रूप के चलते इस संधि पर अंतिम हस्ताक्षर नहीं हो पाए और इस प्रकार नया इतिहास बनने का एक अवसर दोनों महाशक्तियों ने गंवा दिया। तीसरी जो महत्वपूर्ण संधि इस पर हुई वो आईएनएफ संधि, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि आईएनएफ संधि पर भी हस्ताक्षर रीगन और गोर्बाचोव के मध्य दिसंबर 1987 में एक शिखर वार्ता पुनः हुई। 9 दिसंबर 1987 को आईएनएफ संधि पर दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। संधि में दोनों देश मध्यम व कम दूरी के जो मिसाइल थे उनको नष्ट करने पर सहमत हो गए। इस संधि से कुल मिलाकर 1100 या 1339 परमाणु हथियार नष्ट किए जाने पर सहमति बनी, जो एक बड़ा इशू था। इसके अलावा सोवियत संघ व यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भी समझौता हुआ। देखिए ये भी एक बड़ा रीजन इसमें माना जा सकता है कि दिसंबर 1989 में सोवियत विदेश मंत्री ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जिसको आजकल हम ईयू के नाम से जानते हैं, यूरोपीय यूनियन के नाम से जानते हैं, उसके साथ एक समझौता हुआ जिस समझौते के तहत 10 वर्षीय समझौते पर यानी एक तरह से ये हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें इस समझौते के तहत सोवियत संघ व यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा क्योंकि शीत युद्ध की शुरुआत एक प्रकार से बर्लिन की दीवार के निर्माण से शुरू होती है, या ये कहें कि सोवियत संघ द्वारा जब बर्लिन की नाकेबंदी की गई तो उस समय से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1989 में ये बर्लिन की दीवार है वो गिरा दी जाती है, इसको ध्वस्त कर दिया जाता है, जो कि शीत युद्ध की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण सीमा चिन्ह माना जा सकता है। यूरोप में बर्लिन की दीवार शीत युद्ध की शीत युद्ध के एक प्रकार के कहें हम काले अध्याय को दर्शाती है। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली इस दीवार को हटा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। इस घटना का सोवियत संघ की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया, क्योंकि सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी शुरू की थी, लेकिन क्योंकि अब जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ उसके चलते सोवियत संघ भी इस चीज का प्रतिरोध नहीं कर सका। उसके बाद में जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी बट गए थे, 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनियों का पुनः आर्थिक एकीकरण हो गया। सोवियत राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित ही सोवियत संघ जर्मनी के निकट संबंधों को चाहता है और यह जर्मनी की इच्छा पर है कि वह नाटो या वार्सा में से किसी में भी अपनी इच्छा से शामिल
हो सकता है। इस प्रकार सोवियत संघ ने जर्मनी के एकीकरण को हरी झंडी एक प्रकार से दे दी। जनवरी 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया, जिससे शीत युद्ध यूरोप से एक प्रकार से समाप्त हो गया। इसी प्रकार से आपको ये भी पता है, हमने पहले इन चीजों को जिक्र किया है कि शीत युद्ध के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उनमें कि दोनों तरफ से सैन्य गुटों का निर्माण हुआ था। एक अमेरिका की तरफ से जो नाटो मिला था, नाटो ने भी एक प्रकार से शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो एक प्रकार से सैनिक संगठन बनाने का जो दौर शुरू हुआ था शीत युद्ध के दौरान, वो भी एक प्रकार से कम हुआ। जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि नाटो व वार्सा पैक्ट दोनों के बीच में शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। पश्चिमी जर्मनी ने सोवियत संघ को आश्वस्त किया कि वह एकीकरण के बाद अपनी सेना आधी कर देगा। दिसंबर 1990 को पेरिस में नाटो व वार्सा दोनों देशों में एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। संधि में दोनों गुटों के लिए सैनिकों की संख्या निर्धारित कर दी गई, लेकिन परंपरागत शस्त्रों को अधिक संख्या प्रत्येक के लिए निर्धारित की गई। इसी प्रकार जो सैन्य गुट सोवियत संघ या ये कहें कि यूएसएसआर की ओर से बना था, वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया, क्योंकि नाटो द्वारा जब ये घोषणा हो गई कि अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है। शीत युद्ध के दिनों में नाटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ ने जो वार्सा पैक्ट शुरू किया गया था, जिसका निर्माण मई 1955 में हुआ था। वार्सा संधि के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक संयुक्त सैन्य कमान भी बनाई गई थी, जिसका मुख्यालय सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को में रखा गया था। शीत युद्ध की समाप्ति के माहौल में 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट को भंग कर दिया गया, वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया। और इसी प्रकार से एक अन्य घटना इसमें हम गिना सकते हैं कि जो अफगानिस्तान को लेकर एक समझौता हुआ। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप जो कि 1979 में हुआ था, जो कि एक प्रकार से नव शीत युद्ध की शुरुआत कही जाती है। अफगान समस्या के समाधान के प्रयासों के अंतर्गत ही अमेरिका तथा सोवियत संघ ने 1 जनवरी 1992 से देश को सैन्य सामग्रियों की आपूर्ति पूर्णतया बंद कर दी, यानी अफगान में। परंतु 22 दिसंबर 1991 को मॉस्को में सोवियत संघ व संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस आशय का समझौता हो गया। वस्तुतः दोनों महाशक्तियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाली की गारंटी एक प्रकार से दी। तो बच्चों, अब शीत युद्ध की समाप्ति के कुछ निष्कर्ष हम बता सकते हैं। देखो क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं इसके। शीत युद्ध की समाप्ति के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति तनाव का केंद्र रही, और विशेष रूप से यहाँ पर शीत युद्ध के दौरान 2 बड़ी शक्तियां जो थी, सोवियत संघ और यूएसए रही। इराक ईरान युद्ध की समाप्ति 1988 में हुई। अफगान समस्या का समाधान 1988 में हुआ। नामीबिया को स्वतंत्र कर दिया गया 1988 में। कुवैत की मुक्ति 1991 में हो गई। इराक से सद्दाम हुसैन के शासन की समाप्ति 2003 में बाद में हुई। तो ये चीजें थी जो कहीं ना कहीं शीत युद्ध के बाद के घटनाक्रम को दर्शाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट नई क्लास में हम जो उत्तर शीत युद्ध काल है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू। देखते हैं